पूरा पेपर देखोगे तो फिर तुम्हें स्ट्रेस होगा, उसके अलावा कुछ नहीं। देन जो मैंने बहुत चीज़ नोटिस करी है, बच्चे नरेशन मिस कर देते हैं और नरेशन मिस करने से हर क्वेश्चन पर तुम्हारे 2-2 3-3 नंबर कट जाएँगे, बिकॉज़ हर नरेशन के आधे-आधे नंबर जाते हैं। तुम नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे, लिखोगे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए नरेशन अब जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करो तब भी लिखो, बिकॉज़ मेनली लोगों को आदत होती है कि अकाउंट्स का क्वेश्चन शॉर्ट में मारने की या फिर सिर्फ़ कैलकुलेटर से करने की। तो हैबिचुअल डालो कि अपने आप सॉल्व कर रहे हो और नरेशन पूरा ड्रॉ करके पूरा अच्छे से सॉल्व करना है। अवॉइड करना है एब्रिविएशंस, लाइक जैसे यूज़ करते हैं क्रेडिट में सीआर, डेबिट में डीआर, उसकी जगह पूरा लिखने की आदत डालो, क्योंकि अगर आप अभी से ही प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ आप पेपर में कैरी कर पाओगे। अब अगर मैं बात करूँ वर्किंग नोट की, तो वर्किंग नोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने मेनली देखा है बहुत अजीब-सी लाइक साइड में लाइन बना के कर देते हैं, वो चीज़ नहीं करनी है। यू हैव टू मेक अ प्रॉपर वर्किंग नोट इन अकाउंट्स, जिसमें एक-एक स्टेप दिखना चाहिए कि आपने कैसे सॉल्व करा है। अगर वो आपका आंसर भी गलत है ना जो आपने निकाला है उसका, तो वो एग्ज़ामिनर वर्किंग नोट को देख के नंबर दे देते हैं। तो इसलिए आपको एक बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग नोट रखना है। देन फॉर द रफ साइड, यूज़ द राइट साइड ऑफ द बोर्ड शीट, बिकॉज़ अगर आप आगे-पीछे करोगे और फिर कैलकुलेट जो आपने करा है उसकी जगह आपने दूसरा अमाउंट लिख दिया और वो सिर्फ़ थोड़ा ही अंतर है, बट आपका आंसर गलत हो जाएगा उससे। तो आप अगर जिस पे कैलकुलेट कर रहे हो आंसर उसी शीट पे करो, बिल्कुल साइड में लाइन खींच कर रफ साइड लिखकर, आगे-पीछे मत करो। जो बच्चे करते हैं कि लास्ट में लिख लेते हैं, सारा कैलकुलेशंस लास्ट में कर लेते हैं, उसे आगे-पीछे करने से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में गलती हो जाती है। तो अगला इज़ कि डोंट ट्राई टू टैली बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कभी मत टैली करो, क्योंकि आप बैलेंस शीट टैली करोगे और वो कोई मैच नहीं करेगी ना, तो एक दिमाग में प्रेशर आ जाता है कि मेरी बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही है। तो उससे हमें लगता है कि बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी, तो हमारे दिमाग में पूरे टाइम वही चलता रहेगा सॉल्व करते हुए। तो दैट्स व्हाई टैली करो बैलेंस शीट एट लास्ट, जब आपका पेपर पूरा खत्म हो जाए। फॉर द कैश फ्लो, नीटनेस रखो क्वेश्चन में, क्योंकि आप अगर डायरेक्ट लिखते जाओगे कैश फ्लो में तो वो बहुत ज़्यादा अनटाइडी हो जाता है, और ऑल्सो अगर कुछ भूल जाओगे तो वो कवर नहीं कर पाओगे। इसलिए एक लाइन लीव करो हर कैश फ्लो का आइटम डालने के बाद, और अगर कुछ भूल भी जाओ तब भी लिख सकते हो। और कैश फ्लो थोड़ा अनटाइडी वैसे भी हो जाता है, कैलकुलेशंस करते वक्त कटती है इसमें अगर हम गलत करते हैं, तो दैट्स वाई वो थोड़ा हेल्प करेगा अगर आप एक एक लाइन लीव करके अपना कैश फ्लो बनाओगे तो। वर्किंग नोट लाइक आईओडी आईओसी की अगर मैं मन में कैलकुलेट करें तो नहीं, मैं सजेस्ट करूंगी कि मन में कैलकुलेट मत करो आईओडी आईओसी, बिकॉज अगर गलती से भी आपने कुछ ऊपर गलत डाला है तो फिर एग्जामिनर वर्किंग नोट नहीं देख के नंबर दे देगा। और अगर तुम वर्किंग नोट प्रोवाइड करते हो कभी भी अकाउंट्स में तो वो हेल्पफुल ही होता है, और ऑल्सो आंसर आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादातर ज़्यादा सही होती है जब तुम वर्किंग नोट बना के पूरा कर रहे होते हो प्रॉपरली। ऑल्सो जब भी तुम बैलेंस शीट का टोटल लिख रहे हो, राइट विद द पेंसिल। तो अगर तुम्हें गलत हुआ है तुम फिर से टैली कर रहे हो, अगर तो गलत है तुम रफ करके लिख सकते हो। मैंने यही करा था क्योंकि बैलेंस शीट का टोटल मैच करने में बहुत दिक्कत होती है। दैट्स वाई पेंसिल से लिखो देन रफ कर दो अगर नहीं मैच हो रहा है तो। ओके, नेक्स्ट व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चन अंडरलाइन कर लो उसका टिपिकल पार्ट। जैसे कि अगर तुम कमीशन का क्वेश्चन पढ़ रहे हो और तुम्हें उसमें दिख रहा है, इसमें लिखा है मैनेजर का आफ्टर कमीशन चार्ज, जो आफ्टर मार्क कर लो, क्योंकि व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चन सेकंड टाइम पीछे आकर तो मे बी तुम वो आफ्टर मिस कर दो और क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर दो, एंड वो बाद में चीज़ जब नोटिस करोगे तो उतना टाइम नहीं होता, राइट। नेक्स्ट इज डोंट मिक्स द फॉर्मूलाज ऑफ रेशो, क्योंकि रेशोज के फॉर्मूला बहुत सिमिलर दिखते हैं, दैट्स वाई मेनली क्या होता है हम लोग मिक्स कर देते हैं, तो वो आपको फॉर्मूलाज बिल्कुल एप्ट याद होने चाहिए बिल्कुल सही से। जब आप आंसर निकाल रहे हो इन आईओडी आईओसी तो हाईलाइट करो उस फाइनल आंसर को कि ये है, लाइक अगर आप राम की आईओडी निकाल रहे हो, इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग राम का इतना है, तो उस आंसर को पेंसिल से या पेन से हाईलाइट करके बॉक्स बना दो कि एग्जामिनर की नज़र डायरेक्ट उस आंसर पे ही जाए, और हो सकता है कि वो पूरा चेक भी ना करे, उसकी वो सिर्फ आंसर देख के नंबर दे देगा अगर वो सही है तो। फॉर दी YouTube channels, I will refer Sunil Panda, Rajat Arora, and CA Parag Gupta. These three are best. If you are looking for the revision, तो I will prefer सुनील पांडा। सुनील पांडा की एक वीडियो भी आप रेफर कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक वीडियो है उनकी अकाउंट्स की, उसमें उन्होंने सारे डाउट कवर करे हैं, तो आप वो कर सकते हो। शुड वी राइट CF एंड BF इन जर्नल एंट्री आफ्टर चेंजिंग शीट? मैं समझी नहीं डाउट ये वाला, आप एक बार फिर से डाल दो, मैं कवर कर लूँगी बाद में। ओके, तो इम्पोर्टेंट रेशियोज़ अगर आपको मैं बताऊँ तो दैट इज़ करंट रेशियो, क्विक रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। ये इम्पोर्टेंट रेशियो है, मैं डाल दूँगी इनको एक बार ग्रुप में भी, जिससे आप एक बार देख पाओ। For the board's practical, make your file presentable, neat main bath,
क्योंकि जब बैलेंस शीट अगर आप अपने हाथ से बना रहे हो, मेरे को प्रिंट करने को कहा था मेरे स्कूल ने, बट अगर आप हाथ से बना रहे हो तो उसे प्रेजेंटेबल बनाओ, नीट बनाओ थोड़ा, कि एग्जामिनर आए तो वो उसे पढ़ पाए। अपनी फाइल को खुद भी रीड करो एक बार, क्योंकि मेरे टाइम पर एग्जामिनर ने मेरी फाइल से ही क्वेश्चन पूछा था कि एटलीस्ट पता होना चाहिए कि जो कंपनी आपने चूज करी है अपनी फाइल के लिए, उसका फाउंडर कौन है, उसके कुछ रेशियोज क्या है, जैसे करंट रेशियो में पूछा गया था हमारे में, और क्विक रेशियो, एंड कंपनी प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है, क्योंकि ये एग्जामिनर पूछता है कि अगर आपने कंपनी चूज करी है तो इतना तो आपको पता होना चाहिए। अब नाउ आई कम टू हाई वेटेज टॉपिक। हाई वेटेज टॉपिक इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप पे बहुत ज्यादा फोकस करो, बिकॉज पार्टनरशिप काफी नंबर की आती है और इसमें नंबर लेना काफी इजी होता है। फॉर द बुक्स मैंने टी एस ग्रेवाल रेफर करी थी, टी एस ग्रेवाल एंड एस सी शर्मा, बट टी एस ग्रेवाल का थोड़ा लेवल अच्छा है तो वो रेफर कर सकते हो। फॉर सैम्पल पेपर मैंने पी वाई क्यू एंड सैम्पल पेपर करे थे पास्ट 4-5 ईयर्स के, एंड ऑल्सो ओसवाल के सैम्पल पेपर्स करे थे मैंने सारे। एक बार टॉपर्स की आंसर शीट से गो थ्रू करना, बिकॉज उनकी आंसर शीट में आपको समझ में आएगा कि हाउ दे हैव रिटन द आंसर। वो एक जो एक तरीके से वो आंसर लिखते हैं ना, वो एक आइडिया लग जाता है। अगर आप उसको एक बार पढ़ोगे ना तो इट विल बी हेल्पफुल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं भेज दूंगी, वो जब भी बता देती हूँ। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये मस्ट क्वेश्चन है, हर बार आता ही है। देन पास्ट एडजस्टमेंट, पिछले 3 साल से लगातार पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आ रहा है, तो इसे प्लीज रेफर करना। देन केसेस ऑफ आईओसी एंड आईओडी, बिकॉज ये थोड़े ज्यादा बच्चे मिक्स कर देते हैं एक साथ आईओडी में कि क्वार्टरली है मंथली है, इसलिए तो ये वाला अच्छे से करना। देन फॉर्मूलाज ऑफ गुडविल और मेनली सुपर प्रॉफिट फॉर्मूलाज, क्योंकि वो ज्यादा थोड़े हार्ड रहते हैं बच्चों के लिए। देन इन शेयर्स प्रोराटा मेन करना, एंड रिडम्पशन की जो एंट्रीज हैं। देन बैलेंस शीट, डिबेंचर्स की वो 6 एंट्रीज जो हैं, एट पार एट प्रीमियम वो वाली। देन हेड एंड सब हेड, और ये वाला हेड एंड सब हेड का अब कम से कम वो वाले करो जो हर बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरीज और मे बी प्रोविजन फॉर टैक्स, ये वाले जो हर बार रिपीट होते हैं ना, वो वाले जरूर करना। देन कैश फ्लो का क्वेश्चन गारंटीड होता है, हर बार एक आना ही है, तो कैश फ्लो को में आप कम से कम पूरा अगर कैश फ्लो नहीं भी कर रहे हो तो कम से कम बेसिक कैश फ्लो तो आना ही चाहिए। फॉर अकाउंट्स दिस इज इट। अगर अकाउंट्स में कोई डाउट है तो डाल दो, आई विल कवर इट। वाइवा से मत डरो, वाइवा में सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं। रेशियोज मेनली थर्ड बुक पूछेंगे आपसे वाइवा में, और थर्ड बुक में भी मेनली रेशियोज पे फोकस रहता है उन लोगों का। और रेशियोज को पक्का करो अगर वाइवा में अच्छे नंबर चाहिए तो। जर्नल एंट्री अगर एक पेज में नहीं आई तो दूसरे पेज पर जाने से पहले सी एफ बी एफ लिखूँ। नहीं, आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। जनरल एंट्रीज अगर एक पेज में नहीं आई, जरूरी नहीं है आपको ये लिखने की, आप डायरेक्ट बिल्कुल जैसे एक करते हैं बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट कर सकते हो। नहीं नहीं, जर्नल एंट्री में ऐसा कुछ नहीं करना, कुछ नहीं लिखना, कैरी फॉरवर्ड, सिंपल आप कर सकते हो। इंग्लिश का मैं थोड़ा बाद में कवर करती हूँ, पहले मैं बता दूँ। अकाउंट्स के रिवीजन के लिए आप जो मैंने बताए वो वाले टॉपिक्स पहले स्टार्ट कर सकते हो, या फिर एक सुनील पांडा की वीडियो है इस चीज़ पर, रिवीजन ऑफ अकाउंटेंसी, उसमें उन्होंने क्वेश्चंस भी मार्क कराए हैं टीएस ग्रेवाल के, तो आप वो भी कर सकते हो। मैंने वही करे थे टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस जो उन्होंने मार्क कराए थे, तो वो ट्राई कर लो। इंग्लिश के लिए मैं बाद में कवर करती हूँ, पहले आई विल स्टार्ट विद बीएसटी। तो बीएसटी में इन सीयूटी कोई नया चैप्टर नहीं है, मेनली बस डिलीटेड पोर्शन है जो सीयूटी में डिफरेंट है। फॉर पब्लिशर मैंने रेफर करी थी ओसवाल और ऑल्सो पीवाईक्यू एंड सैम्पल पेपर, बस और कोई नहीं करी थी। बिजनेस स्टडीज में प्रैक्टिकल में आपको, अगर आपकी फाइल, मेरी फाइल प्रोडक्ट के ऊपर थी, मुझे प्रोडक्ट बनाना था, उसका सब कुछ रिलेटेड टू दैट, मेनली लोगों की वही होती है। तो उस वाला अगर आपको मिला है तो आपको पता होना चाहिए आपका प्रोडक्ट किस चीज़ पर है। ऑल्सो प्रोडक्ट कैसे बेचोगे, हाउ आर यू गोना सेल द प्रोडक्ट, उसकी यूएसपी क्या है, और आपका प्रोडक्ट बेटर क्यों है कॉम्पिटिशन से आपके। द एग्जामिनर विल आस्क वेरी इजी क्वेश्चंस अबाउट दैट ओनली। बिजनेस स्टडीज में मेन फोकस आपका एनसीईआरटी ही होना चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि डायरेक्ट डायरेक्ट लाइन नोट कराती हैं पेपर में बिजनेस में तो। देन प्रैक्टिस करनी है केस स्टडीज की, बिकॉज मेनली बच्चे केस स्टडीज ही गलत करके आते हैं, क्योंकि काफ़ी थिन लाइन होती है इन बिजनेस स्टडीज, लाइक लाइक डिसेंट्रलाइजेशन वाले जो टॉपिक है उसमें बहुत बच्चे गलत करके आते हैं। इस चक्कर में बिजनेस स्टडीज में केस स्टडी तो जरूर प्रैक्टिस करनी है। देन मेक एब्रीविएशंस एंड एक्रोनियम्स, लाइक आप अगर ये बनाओगे तो आपको इजीली याद रहेगा। जैसे मैंने बनाया था सॉ माई कैट, ये कंट्रोलिंग के लिए था कि सेटिंग स्टैंडर्ड्स, मेजरिंग परफॉर्मेंस,
कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड्स। ये कंट्रोलिंग के लिए मैंने बनाया था सो माय कैट करके एब्रीविएशंस। इससे इजीली याद रहता है हमें और हम वहाँ पर सही कर पाते हैं क्योंकि बिजनेस में हेडिंग्स की वैल्यू होती है मेनली। अगर आपको हेडिंग्स आते हैं तब अंदर थोड़ी लैंग्वेज ठीक भी लिख दोगे तो तभी मार्क्स मिल जाते हैं। तो हेडिंग्स फोकस करो बिजनेस स्टडीज में। अपनी बुक की लैंग्वेज रीड करो एनसीईआरटी की। यू शुड बी हैबिचुअल ऑफ योर एनसीईआरटी बिकॉज जो लैंग्वेज एनसीईआरटी में लिखी है अगर वो बुक में लिख पेपर में लिख कर आओगे तो it will help you a lot. So get habitual with the book language. Pen down the main points of the BST because heading के marks हैं. Go through them again and again. Short notes बना लो सिर्फ headings के. बहुत हेल्प होती है सिर्फ हेडिंग के नोट्स बनाने में। जितनी बार उनको गो थ्रू करोगे उसका ही उससे ही मदद मिलेगी। अंडरलाइन करो इंपॉर्टेंट हेडिंग्स जो अपनी पेपर में अगर कर रहे हो तब अपनी हेडिंग्स अंडरलाइन करो और पेन मत चेंज करो बिकॉज पेन चेंज करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। ब्लू पेन से करो तो उसी से हेडलाइन कर दो बस। पेन चेंज करने से टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बिज़नेस में पेपर कंप्लीट करने में टाइम लगता है बिकॉज़ बिज़नेस का पेपर लेंदी आता है काफ़ी। स्टार्ट करो हमेशा क्वेश्चन फ्रॉम द न्यू पेज तो थोड़ा क्योंकि नीटनेस रहे क्योंकि थ्योरी पेपर है तो बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है तो थोड़ा नीटनेस की कमी हो जाती है बिज़नेस पेपर में। केस स्टडी के लिए क्वेश्चन को पढ़ो पहले देन केस पढ़ो क्योंकि अगर जब तुम क्वेश्चन पढ़ोगे तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या चाहिए इस पैराग्राफ से अब आंसर में। तो तुम्हारे दिमाग में एक नैरेटिव सेट हो गया है कि इस आंसर को देख लिया मैंने क्वेश्चन को, अब मुझे पता है कि मुझे क्या ढूँढना है ऊपर। डोंट मिक्स फीचर्स एंड एडवांटेजेस। मोस्टली बच्चे यही करते हैं, फीचर्स एंड एडवांटेजेस को मिक्स कर देते हैं, तो वो नहीं करना है। गिव एग्जाम्पल जब पॉसिबल हो क्योंकि बिजनेस स्टडीज में एग्जाम्पल के बहुत नंबर मिलते हैं, मेनली इन डिफरेंशियल पीस वेज, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, इनके एग्जाम्पल्स दो। डिफरेंसेस को हमेशा टैबुलर फॉर्म में लिखो और ऑल्सो विद द बेसिस कॉलम क्योंकि लाइक जब आप डिफरेंस वैसे लिखते हो तो थोड़ा वो हो जाता है कि लाइक बच्चों वाला हो जाता है। जब बेसिस लगा के लिखोगे तो एग्जामिनर को दिखता है कि हाँ इसको आता है। देन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की कोशिश करो अगर टाइम है तो। लाइन पेज छोड़ थोड़ा पेज छोड़ दो कि अगर टाइम होगा तो बना दूंगा ऐसे करके। लाइक जरूरी नहीं है कि उसी समय बनाओ कि पेपर छूट रहा है और डायग्राम बना रहे हैं, वो बाद में कोशिश करो। लीव द स्पेस फॉर दैट। अब हम आते हैं इसके यूट्यूब पे। तो मैंने फॉलो करा था सुनील पांडा। एडू कैप्टन की वीडियोस आप फॉलो कर सकते हो, वो एकदम एनसीईआरटी टू लाइन कराते हैं। मैंने उनसे फाइनेंशियल मार्केट करा था तो उन्होंने उसमें स्टॉक मार्केट में खरीद के दिखाया था पूरा प्रोसेस। तो वो लाइक एक तरह से प्रैक्टिकल वे में उन्होंने सिखाया था। और रजत अरोड़ा कर सकते हो बट मैं उनको थोड़ा कम रेफर करूंगी बिकॉज वो मेनली फोकस अपना सिर्फ हेडिंग याद करने में करते हैं। बट मेरे को अगर पीछे का समझ में नहीं आएगा तो फिर हेडिंग भी याद नहीं होती है मेरे को। तो मेरा पर्सनली था सुनील पांडा, एडू कैप्टन एंड देन रजत रजत अरोड़ा। बिजनेस में केवल एनसीईआरटी करनी है। प्रेजेंटेशन टिप्स मैंने दे दिए हैं बीएससी के आप लोगों को। और कौन सा चैप्टर आपके अकाउंटिंग टफ आया था अकाउंट्स में? कैश फ्लो टफ आता है अकाउंट्स में और रेशो। रेशो इसलिए टफ होता है क्योंकि हमें फॉर्मूलाज जो होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, दैट्स व्हाई इसलिए टफ रहता है रेशोज। नहीं तो रेशो इजी होता है अगर आपको फॉर्मूलाज मिक्स नहीं कर रहे हो तो। और एडू कैप्टन में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ाते हैं एंड दैट विल हेल्प। इस वर्ड लिमिट अगर आपका आंसर टू द पॉइंट है और बिल्कुल सही है तो अगर आपकी वर्ड लिमिट थोड़ी कम भी है तो दे विल एडजस्ट। बट बच्चे क्या करते हैं वर्ड लिमिट पूरी करने के चक्कर में कहानियां सुनाने लगते हैं बीएसटी में, तो वो मत करना बस। रेशोज आर इजीएस्ट बट जब फॉर्मूले मिक्स होते हैं ना तो दिक्कत होती है। ओके तो अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताती हूँ मैं बीएसटी में। फॉर फर्स्ट चैप्टर नेचर ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस फंक्शंस एंड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हर बार क्वेश्चन आता है मेनली। चैप्टर 2 में से मेनली हेनरी के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनमें आता है ऑर्डर, एस्पिरेट द क्रॉप्स, सबऑर्डिनेशन वाला एंड डिसिप्लिन। एंड एफडब्ल्यू टेलर में से फंक्शनल फॉर्मेनशिप, मेथड, स्टडी डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब एंड हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। बिजनेस एनवायरनमेंट में से दो ही क्वेश्चन बन पाते हैं मेनली, फीचर्स एंड डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बट विद एग्जांपल। ये ऑल्सो सीयूटी में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है डायमेंशंस विद एग्जांपल वाला। और चैप्टर 4 प्लानिंग लिमिटेशंस मेनली करना। टाइप ऑफ प्लान में केस स्टडी बनती है और बहुत ज़्यादा इसमें टाइप ऑफ प्लान में काफ़ी अंतर नहीं है। लाइक अगर आप देखोगे तो बहुत सिमिलर लगते हैं टाइप ऑफ प्लान्स पढ़ने में, तो इनको अच्छे से करना। ऑल्सो प्लानिंग प्रोसेस ऑफ कोर्स ये तो लाइन बाय लाइन ही करना है कि जैसा ऑर्डर है ऑर्डर में ही याद करना है। फिर ऑर्गेनाइजिंग में प्रोसेस, मेरिट डीमेरिट, फंक्शनल एंड डिविजनल, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। फिर स्टाफिंग में प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस,
internal and external recruitment sources, and benefit and disadvantages of internal and external recruitment. Then directing, इसमें mainly leadership styles and communication barriers. And then controlling, इसमें controlling का process including MBE and CPC, management by exception and control, critical point control. Then why the controlling is indispensable function of management. देन हमारा आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला चैप्टर, इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग, फैक्टर्स, कैपिटल स्ट्रक्चर वाला, डिविडेंड, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। फाइनेंशियल मार्केटिंग में प्राइमरी एंड सेकेंडरी का डिफरेंस, कैपिटल एंड मनी का डिफरेंस, देन स्टॉक एक्सचेंज और सेबी का फंक्शन, ट्रेडिंग प्रोसीजर एक। मार्केटिंग में फिलोसफी ऑफ मार्केटिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस, प्रमोशन मिक्स एंड फीचर्स। एंड कंज्यूमर में रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड थ्री टायर रिड्रेसल विद लिमिट्स। लिमिट्स की कितने, कौन सा कितने तक चलता है, क्योंकि वो डिवाइडेड होते हैं जैसे। तो दिस इज अबाउट बिजनेस। इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट बिजनेस तो बताओ। सो देन आई स्टार्ट विद इकोनॉमिक्स देन। Okay, so I will start with economics. So only micro is more in economics, and in ID 2-3 chapters are there. बिजनेस को याद करने में प्रॉब्लम होता है, बस नथिंग एल्स। बिजनेस को याद करने में ऑफ कोर्स प्रॉब्लम होता है, मुझे भी होती थी। व्हाट आई डू इज, मैं शॉर्ट नोट्स बनाती थी हेडिंग्स याद करने के लिए अपनी, एंड पीछे का कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं बार बार वीडियोस देखती थी कि मुझे समझ में आए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। मैं उसे रियल लाइफ से रिलेट करके समझती थी। तो मैंने बिजनेस में यही करा था कि रियल लाइफ से रिलेट करके समझो, एंड देन थोड़ा हेडिंग्स पे के लिए फोकस करना पड़ता है, थोड़ा मेहनत मारनी पड़ती है हेडिंग्स याद करने के लिए, क्योंकि वो दैट इज बुकिश लैंग्वेज, यू हैव टू रटना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमको उस चीज़ का। ओके, सो नाउ कम इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में सिर्फ माइक्रो ज़्यादा होती है, एंड ऑल्सो 2-3 चैप्टर इन आईईडी। ठीक है, इकोनॉमिक्स में आईईडी के लिए मैं रेफर करूंगी एनसीईआरटी, और अगर सेकेंड बुक जो है संदीप गर्ग या कोई वीके हो रही टीआर जैन। और मैक्रो के लिए संदीप गर्ग या टीआर जैन, संदीप गर्ग मोस्ट प्रोबेबली मैक्रो के लिए, बिकॉज संदीप गर्ग का थोड़ा लेवल हाई है टीआर जैन से। तो देन मैंने पीवाईक्यू इसके भी, और सैम्पल पेपर एंड ओसवाल। मैंने ओसवाल ही प्रेफर करी थी पूरे अपने उसमें। अगर मैं इसकी यूट्यूब चैनल्स की बात करूँ तो मैंने करा था एनवाई क्लासेस एक करके हैं, वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाती है। मैंने पूरे टाइम मैक्रो उसी से ही पढ़ी है पूरी। इंडियन मैंने अपने आप भी करी है, बट मैक्रो मेरा पूरा डिपेंडेंट था एनवाई क्लासेस पर। सुनील पांडा फॉर क्विक रिवीजन, मैं उनको नहीं कहूंगी कि आप फर्स्ट वीडियो लाइक जाके देखो उनकी, जब आपको चैप्टर समझ में नहीं आ रहा हो तब, बट हाँ वो रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छा टीचर है। देन सीए विदुषी करके एक चैनल है, वो एनसीईआरटी अगर आपके पास नहीं है आईडी की, या फिर आप नहीं पढ़ पा रहे हो, टाइम नहीं है, तो वो एनसीईआरटी की लाइनें निकाल कर वीडियोस बनाती हैं कि ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की, ये पेपर पेपर में आ सकती है। तो मैंने बुक भी पढ़ी थी, बट मैंने बाद में उनकी वीडियो भी देखी थी और उससे नोट्स बनाए थे, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ें बताते हैं। वो सिर्फ़ वही लाइन बताएँगी जो पेपर पेपर में आ चुकी है, पेपर में आ सकती है। देन अब बात करते हैं हम प्रेज़ेंटेशंस की और कैसे तैयार करनी है इकोनॉमिक्स की। तो पहला तो लर्न करने की कोशिश मत करो आईडी का डाटा, क्योंकि डाटा नहीं पूछा जाता है एज़ सच, एक्सेप्ट डेट। बस डेट पूछी जाएगी, डाटा नहीं पूछते कितना परसेंटेज था, क्योंकि ये कभी पूछा ही नहीं जाएगा। मेनली जो क्वेश्चंस आएँगे वो आएँगे इंटरप्रेट करने के, कि ये जैसे एचसीएफ से क्वेश्चन आएगा कि मेन ज़्यादा हैं क्यों है, वुमेन कम क्यों है, ऐसे। तो वो डाटा दे रखा होगा, तुम्हें सिर्फ इंटरप्रेट करना है, तुम्हें डाटा नहीं लिखना है वहाँ पे जाकर। एनसीईआरटी की रीडिंग मारो आईडी में, क्योंकि जो तुम लैंग्वेज पढ़ रहे होते हो बुक में वो काफ़ी डिफरेंट होती है तुम्हारी लैंग्वेज ऑफ एनसीईआरटी। ये मैंने भी काफ़ी लेट रियलाइज़ करा था। प्रैक्टिस करो कर्व्स, ग्राफ्स फॉर डिमांड सप्लाई कर्व। सब मैंने खुद नहीं पढ़ा राधा बहुगुणा से, तो मुझे इतना आइडिया नहीं, मैंने इनका नाम भी नहीं सुना है, सॉरी। फॉर्मूला शीट बनाओ टू रिवाइज द फॉर्मूलाज रेगुलरली फॉर द मैक्रो। मैक्रो में कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम अगर थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, तुम्हारे को अगर बेसिक नहीं आता है, तुम उसके आगे क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसका कंसेप्ट ही स्टार्टिंग के चैप्टर्स में है। अगर आपको आईडी के डाटा जो है वो लर्न करना है, तो आप उसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि आईडी का डाटा शॉर्ट नोट्स बना के ही लर्न हो सकता है। मैं उसका भी एग्जांपल देती हूँ। फ्लो चार्ट फॉर मैक्रो, और नहीं पता मैक्रो नेम, मैक्रो चैनल का एनवाई क्लासेस। वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाती है,
जब मैं पढ़ती थी उनसे, क्योंकि वो एक ही चीज़ कवर करती है और बहुत अच्छा समझाती भी है मैक्रो को, क्योंकि मेरे को खुद बहुत दिक्कत होती थी मैक्रो करने में। या वो टेबल देख के एक्सप्लेन करने को ही बोलेंगे, दे विल नेवर आस्क फॉर द डाटा, वो सिर्फ एक्सप्लेन इंटरप्रेट करने को बोलते हैं टेबल्स को। तो उन टेबल्स को समझो, उनके पीछे का कॉन्सेप्ट समझो कि ऐसा क्यों हो रहा है, एंड देन ट्राई टू इंटरप्रेट देम। ये सारी ट्रिक्स तुम एक बार ट्राई करना अपने तुम्हारे मॉक बोर्ड आई गेस रह रहे होंगे अभी, तो उनमें ट्राई कर सकते हो तुम सारी ट्रिक्स एक बार, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इज दिस वर्किंग और नॉट। ओके, टू रीड और लर्न आईडी यू हैव टू मेक शॉर्ट नोट्स। जैसे कि अगर तुम लिख रहे हो फीचर्स ऑफ एलपीजी, तुम हेडिंग डालो फीचर्स ऑफ एलपीजी एंड जो सिर्फ उसके मेन मेन हेडिंग्स हैं बस वो लिख लो। देन तुम्हारे पास वो हेडिंग्स होंगी, तुम उनको बार बार पढ़ोगे ना, तो यू विल गेट हैबिचुअल ऑफ इट कि लाइक ठीक है बुक में ये लिखा है, मुझे भी याद हो गया। मैंने यही करा था जब मेरे को याद नहीं होता था तो। ओके, देन नेक्स्ट प्रैक्टिस करो न्यूमेरिकल फॉर नेशनल इनकम। डेफिनेट क्वेश्चन है, हर बार आता ही है मेनली। एंड नेशनल इनकम का क्वेश्चन बच्चे बहुत गलत करते हैं बिकॉज ऑफ कन्वर्जन जो करनी होती है सारी उस चक्कर में। बैलेंस ऑफ पेमेंट से भी न्यूमेरिकल आ सकता है, आता है लाइक कई बार। मेरे वाले पेपर में नहीं आया था आई गेस, वैसे आता है मगर। या सीए पराग गुप्ता को भी रेफर कर सकते हो फॉर दी इकोनॉमिक्स, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने उनसे आईडी भी पढ़ी थी बीच में। जो जिससे ज्यादा वाइब बैठ रही है तुम्हारी उससे पढ़ो। देन नेक्स्ट इज प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस, मेनली कंपेयर करने का लास्ट चैप्टर इंडिया चाइना पाकिस्तान वाला, क्योंकि उसमें वही क्वेश्चन पूछा जाता है उस चैप्टर में मेनली। एक्यूरेट डाटा डालो अगर तुम्हें याद है, जैसे अगर कोई क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो अगर तुम्हें डाटा डालना है वहां पर तो एक्यूरेट डालो। अगर तुम्हें लगता है थोड़ा भी कंफ्यूजन है कि शायद ये था या ये था, तो मत डालो डाटा, बिकॉज अगर तुम करेक्ट डाल रहे हो तो वो इतना इंप्रेशन नहीं डालेगा अगर तुम गलत डालोगे जितना वो डालेगा। और एकदम आंसर आईडी में टू द पॉइंट लिखो। व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम माय टीचर्स आल्सो कि बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा स्टोरी सुनाने लगता है आईडी के आंसर में जब नहीं आता है, तो लाइक ब्रिटिशर्स कैसे आए, ब्रिटिशर्स क्यों गए, लाइक हिस्ट्री नहीं है, इट इज इकोनॉमिक्स। तुम्हें पॉइंट पे बात करनी है यहाँ पे, तुम्हें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिखाना है, तुम्हें स्टोरी नहीं सुनानी है यहाँ पर। तो वो ट्राई करो कि तुम स्टोरी ना सुनाओ। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात, उससे पहले मैं प्रैक्टिकल का बताती हूँ। प्रैक्टिकल में अगर जो तुमने फाइल बनाई है, जैसे मेरी फाइल थी नेशनल इनकम पर, अब हमारे को मिला था कि कोई भी अपने हिसाब से टॉपिक चुनकर उन बुक्स में से आप बना सकते हो। तो मैंने वो चैप्टर बनाया जो मुझे सबसे ज़्यादा आता था। तो मैं अगर तुम्हारी किसी की फाइल रह रही हो तो सजेस्ट करूंगी कि जो चैप्टर ज़्यादा आता है ना उस पे बनाओ। एंड ऑल्सो दे विल जस्ट आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम दैट चैप्टर ओनली, उसी चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, इतना कुछ नहीं होता है इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिकल में, बहुत ईजी रहता है। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ये है कि लाइक रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी का वाला। जीडीपी एज अ वेलफेयर, मेनली एक्सटर्नलिटीज हर बार आता है। देन आइटम्स इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, ये क्वेश्चंस काफी बच्चों को कंफ्यूज करता है, दैट्स व्हाई। मीनिंग ऑफ मनी सप्लाई और M1 की जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सारे, जो तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, मनी क्रिएशन का प्रोसेस विद एग्जाम्पल, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, मनी क्रिएशन का प्रोसेस और विद एग्जाम्पल आना चाहिए कि कैसे मनी क्रिएशन हो रहा है बैंक से। डेरिवेशन करना सेविंग कर्व का, वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर न्यूमेरिकल के साथ, इफेक्टिव डिमांड एंड कंपोनेंट ऑफ एडी, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप, हाउ टू करेक्ट देम थ्रू द पॉलिसीज, फिजिकल पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, ये वाला क्वेश्चन गवर्नमेंट बजट में से मेनली 2 या 3 ही क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट हुआ हुआ यही है। दे विल गिव यू अ केस स्टडी एंड विल आस्क ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का। मेनली क्वेश्चन यही आता है, मेनली टाइम में भी यही आया था। देन हाउ एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड, फ्लेक्सिबल वाला। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का इम्पैक्ट प्लस उसका इम्पैक्ट ऑन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। देन कंपोनेंट ऑफ कैपिटल एंड करंट इन बीओपी, अटेंशन देनी है डिफरेंसेस को। इस पे एक वीडियो है सुनील पांडा सर की, अबाउट द डिफरेंसेस इन दी आईईडी और डिफरेंसेस इन दी मैक्रो। वो वाली वीडियोस को देखना एक बार, वो वीडियो बहुत अच्छी है और तुम्हारे से बहुत जल्दी सारे जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत जल्दी तुम्हें रिवाइज हो जाएंगे। आईडी में तुम्हारा इंपॉर्टेंट है कि तुम स्टैग्नेशन देखो, मेन रीजन क्या है स्टैग्नेशन का एग्रीकल्चर में। लैंड सेटलमेंट जमींदारी सिस्टम, इंडिकेटर्स क्या आते हैं, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, role of SSI in generation of employment, when and why reforms introduced, sources of HCF formation in India, difference institutional and non-institutional, carrying capacity and absorptive capacity, bilateral and multilateral trade,
tariff and non-tariff barrier. Source of rural credit, mainly NABARD. Rural economic development is essential for Indian economic development. Why? And if you agree, support this answer. Measure taken by government of India to improve agriculture marketing. Agriculture marketing में mainly question आता ही है, and agriculture marketing plus organic farming. Organic farming, agriculture marketing, horticulture, self-help group, sustainable development, casualization of workforce, global warming, WTO function, pollution control board, sustainable development, positive contribution of British एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन. इनके क्वेश्चंस हर बार डेफिनेटली आते ही हैं इको में. इनको तो मत ही छोड़ना बिल्कुल भी. और दिस इज अ वेरी जेनरिक एडवाइस फॉर एवरीवन कि तुम्हारे बोर्ड्स में 20 नंबर के एमसीक्यू आते हैं 80 में से. तो तुम्हारे 20 नंबर अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम्हें उसके लिए एमसीक्यू की हैबिचुअल होना है, और वो तुम्हारे को ऑल दो सीयूटी के लिए भी प्रिपेयर कर ही रहा है. तो जो मैं करती थी जब मैं फ्री होती थी, तो आई प्रेफर टू सॉल्व द बैक एक्सरसाइजेज ऑफ माय बुक. लाइक मैं बैठी हूँ खाली, एंड देन मैंने टीआरजेन उठाई और उसके बैक एक्सरसाइजेस सॉल्व करना स्टार्ट कर दी. उसमें तुम्हें मजे भी आएंगे, तुम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो बिकॉज. और ऑल्सो तुम एक एमसीक्यू लैंग्वेज से हैबिचुअल हो जाओगे, बिकॉज उनकी जैसे स्ट्रक्चर करते हैं एमसीक्यू को, वो तुम्हें समझ में आने लगेगा. क्योंकि मैंने तो यही करा था मेरे टाइम पर. डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम यूनिट हार्ड लग रहा है. डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एक्चुअल में हार्ड है थोड़ा, बिकॉज उसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हैं. आई प्रेफर कि तुम एक बार एनवाई क्लासेस की वो वीडियो वीडियो चेकआउट करो. अगर तुम उनसे बैठ पाते हो, उनका समझ पाते हो, तो बहुत अच्छी है. वो बहुत अच्छा समझाती हैं वो चीज़. तो एक बार वो ट्राई करो. नहीं तो थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करो. उसमें थोड़े फॉर्मूलेज़ हैं, थोड़ा ज़्यादा कंसेप्ट है, तो वो इसलिए मुश्किल हो जाता है. आई विल सेंड द इम्पोर्टेंट वाले की एक बार मैं भेज दूँगी अपने सबके रिस्पेक्टिव ग्रुप पर. अब किसी का कोई डाउट है तो आई विल टेल, और अगर जो अप्लाइड मैथ्स का पूछ रहा था, वो अगर वो जानना है तो मैं बता देती हूँ. आई गेस नो डाउट्स.